नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ है, इजराइल और यूएसए के द्वारा जो मिलिट्री स्ट्राइक किया गया है ईरान पर, साथ में ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन किया गया है। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, वेरियस तरीके के न्यूज आपके समक्ष अभी तक आपको प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन मेरा मकसद उस जो तत्काल जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स है, उसको दिखाना नहीं है, उसके बारे में बताना नहीं है। मेरा पर्पस है ये जो मैटर है उसको बाय रूट समझना, इसके तह तक जाना कि इसकी जो रियल रूट्स काउज है वो क्या है और किस तरीके से घटनाक्रम जो है बढ़ा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग सिनारियो को देखते हैं। अभी हुआ क्या है, अभी देखिए एग्रेसर कौन है। यूएसए ने एक लॉन्च किया अपना ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुडा। ये दो ऑपरेशन के तहत जो है अभी ईरान के जो वेरियस सिटीज है, स्पेशली जहां पर कह सकते हैं कि जहां न्यूक्लियर मिसाइल का जो साइट है वहां पर टारगेट जो है किया गया है। डिफेंडर कौन है, ऑफ कोर्स जो है ईरान का जो फोर्स है IRGC, वो उसको डिफेंड कर रहा है। अभी हुआ क्या है, पहले क्या होता था कि छोटे छोटे स्मॉल स्केल के आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आज हुआ है वो फुल स्केल एरियल कैंपेन है। यानी जो न्यूक्लियर जितने साइट्स है उसको स्पेसिफिक रूप से टारगेट किया गया है, जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसको टारगेट किया गया है। यानी ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, स्कर्मिश जिसको बोलते हैं छोटे कॉन्फ्लिक्ट को, तो वो नहीं है, एक फुल फ्लेज्ड एरियल कैंपेन है। तो ये आप याद रखिए कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है यार। इसका इंपैक्ट आपको आगे आने वाले दिन में, महीनों में, साल में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। ये टारगेट कौन कौन से हो रहे हैं, इसमें अभी जो टारगेट हुआ है ईरान का वो शहर है तेहरान, नातांज, फोडो और इफ्सान। ये क्या है कि जनरली ये आपके न्यूक्लियर साइट्स के जो शहर है वो है। अब ईरान भी इस बार इसको साइलेंट नहीं रहा है, ईरान ने इसको रिटेलिएट किया है। और ये रिटेलिएशन सिर्फ जो है इजराइल तक सीमित नहीं है, जितने भी अदर आप कह सकते हैं एलाई कंट्री हैं या जिनसे जहां पर कि मिलिट्री बेस है यूएसए का, उन सभी को ईरान ने टारगेट किया है। तो इसमें इजराइल पर रिटेलिएशन हुआ है, बहरीन पे हुआ है, सऊदी अरेबिया पर हुआ है, यूएई हुआ। आप समझ सकते हैं कि गल्फ में कितना बड़ा अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। इतने सारे नेशंस अभी इंगेज हो गए हैं फुल कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये स्टार्ट कब हुआ, ये आज जो है 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ। इसका कारण क्या बताया जा रहा है, कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो है आप इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत बढ़ा हुआ था, वार भी हुआ था, लेकिन जो है स्टॉप किया गया था, सीज फायर किया गया था वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा। लेकिन अभी जो दोनों का डिमांड था, जो भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे थे वो फेल हो गया। ईरान जो है डिमांड जो किया जा रहा था यूएसए या इजराइल के द्वारा उसको मानने से मना कर दिया, ठीक है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ईरान अब मात्र जो है जो ब्रेकआउट कैपेबिलिटी होता है, ब्रेकआउट कैपेबिलिटी उसको बोलते हैं कि जब कोई कंट्री जो यूरेनियम है उसका उतना इनरिचमेंट कर ले कि लगभग 1 से 2 सप्ताह आप कह सकते हैं कि अराउंड जो है वो अब कैपेबिलिटी को वो प्राप्त कर लेगा, यानी वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में संभव अब हो जाएगा। तो इजराइल का कहना है कि लगभग 1 से 2 वीक का ही समय बचा हुआ है। लगभग 84% जो है इनरिचमेंट ईरान के द्वारा कर लिया गया है। आपको पता है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 84% हो गया, ऐसा ईरान और यूएसए का जो है मानना है। ईरान ऑल्दो इससे मना करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जब ये टॉक फेल हो गया है, स्पेशली जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको लेके फिर अटैक हुआ है। अब इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा और कारण को समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वह मेन कारण रहा है आपका ये स्ट्राइक का या ये कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। अब देखिए ये जो शहर है तेहरान है, नातांज है, फोडो है, इन सभी सिटी पर जो है यूएस और इजराइल का जो है स्ट्राइक हुआ। रिटेलिएशन देखिए कहां कहां हुआ। कतर में देखिए कि यूएस का जो है आपका
एयरबेस है तो वहां अटैक हुआ है, जहां बहरीन में नेवल आप कह सकते हैं बेस वहां हुआ है, यूएई में हुआ है। तो अभी हुआ क्या, दोनों का गोल क्या है, यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि कंप्लीटली जितना भी मिलिट्री साइट है ईरान के पास वो सब का सब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। उसके बाद एक प्रेशर है रिजिम चेंज का, यानी वहां जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी, उनका रिजिम चेंज हो, ऑल्दो ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग है इसमें, ठीक है। ईरान का स्ट्रेटजी क्या है, ईरान का को पता है कि एयर स्ट्राइक्स में जो है इजराइल और यूएसए से डायरेक्ट जीतना बहुत ही असंभव है, इसीलिए ईरान का जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी थिएटर है, वो एक ही साथ नेवी, सबमरीन, एयर, आर्मी सब का यूज, यानी मल्टी थिएटर है, ठीक है। तो उस पर ताकि जो सुपरियरिटी है आपका एयर स्ट्राइक में, उसके कारण तुरंत जो है ईरान को सरेंडर नहीं करना पड़े, इसलिए वो मल्टी थिएटर जो है अटैक सभी किया है। और इस बार और क्या किया है, जितने जगह अलग अलग जो नेशन है जो अमेरिका को कह सकते हैं कि अपना लैंड का जो प्रोवाइड कराए थे मिलिट्री साइट प्रोवाइड करने के, वहां भी अटैक हुआ है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी वर्सेस एसिमेट्री। देखिए यूएस और इजराइल के पास पॉजिटिव्स क्या है, इसके एयर पावर में कोई जोड़ नहीं है, ईरान वहां नहीं टिक सकता, क्योंकि जो है B2 जो है आपका है F-35 जो हेलीकॉप्टर्स है, ये बहुत ही सुप्रीम अपग्रेडेड न्यू आप कह सकते हैं है, यहाँ पर ईरान जो है डिसएडवांटेज में है। साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम इजराइल का है, पेट्रियोट जो है, ये बहुत ही है, तो यानी अगर ईरान स्ट्राइक भी करता है एयर से तो बहुत इजीली डिटेक्ट होगा और वो सफल नहीं होगा। इसलिए ईरान का पॉजिटिव साइड क्या है, ब्लास्टिक मिसाइल्स है, स्वार्म बोट है, माइन से जो नेवल जो रास्ते होते हैं वहां पर जो है माइनिंग करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका ये कर सकता है, नेवल आप कह सकते हैं माइनिंग जो है उसमें करने की कैपेसिटी जो है रखता है ईरान। तो ये चीज है, स्वार्म बोट जो है नेवल जो फाइट है वो उसमें बहुत इफेक्टिव है, तो यहाँ पर है। साथ ही ब्लास्टिक मिसाइल को नहीं रोका जा सकता है, तो ब्लास्टिक मिसाइल जो है ईरान का पॉजिटिव है। तो ये दो चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटजी यूएस और इजराइल का देखेगा तो मोस्टली क्या है, प्रिसीजन डिकैप्टिवेशन, यानी स्पेशली उस मिलिट्री जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको हिट करना, सराउंडिंग्स को ज्यादा हिट नहीं करना, यानी उस पर अधिक फोकस जो है। साथ ही क्या है कि जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप है या जो मेन फाइटिंग ग्रुप है उसके लीडर कमांडर को सरेंडर कराना, मारना, ये जो है स्ट्रेटजी यूएस और इजराइल का भी है। इसी के तहत जो है जितना भी प्रॉक्सी ग्रुप से, चाहे वो हिजबुल्ला है, ठीक है, हौती है, सभी का कैपेबिलिटी भी कम किया गया, हमास है, प्लस उसके जो मेन लीडर है उनको मारा भी गया है। तो ये स्ट्रेटजी यूएस के द्वारा है। यहाँ क्या है, इकोनॉमिक डिसरप्शन का पॉलिसी है, प्लस जो है ये आप कह सकते हैं कि मल्टी थिएटर जो है फाइट करने का कैपेबिलिटी जो है वो ईरान जो है यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या, इसका घटनाक्रम को थोड़ा सा पीछे जाइए। देखिए हुआ क्या है, जून 2025 में क्या हुआ, सबसे पहले इजराइल जो है स्ट्राइक करता है न्यूक्लियर साइट पे, ठीक। उसके कारण 12 डे बार होता है जून 2025 में। फिर बैक चैनल से जो है नेगोशिएशन होता है, उसमें विक्टोरिया टॉक्स है, वियना टॉक्स है, प्लस ओमान जो है एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रोल जो है प्ले करता है, और उसके कारण जो है आप कह सकते हैं सीज फायर होता है। लेकिन सितंबर में क्या होता है कि फिर से जो है यूनाइटेड नेशन का जो स्नैप बैक किया गया, यानी सैंक्शन जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था ईरान पर वो रीस्टोर हो गया। जब ये सारा स्थिति होता है तो होता क्या है कि जो वहां की करेंसी कोलैप्स कर जाता है ईरान का, उसके कारण जो है आप समझ सकते हैं कि जो है प्लस डॉलर में वो ट्रेड भी नहीं कर सकता था ईरान, उसका इकोनॉमी इतना कोलैप्स हो गया, यानी रियाल जो वहां का कह सकते हैं करेंसी है 1.42 मिलियन पर यूएसडी हो गया। उसके कारण इकोनॉमिक जब कोलैप्स हुआ तो मास प्रोटेस्ट भी वहां देखने को मिला। जब प्रोटेस्ट हुआ उसका कह सकते हैं उसके बाद जो वहां के सुप्रीम लीडर जो अयतुल्लाह खमैनी थे उन्होंने ब्लैकआउट्स भी कराया, इंटरनेट शटडाउन कराया। यूएस जो है इस तरीके का थ्रेट जो दिया कि यूएस जो है रेडी है, ठीक है, लोडेड एंड रेडी है, और साथ ही प्रोटेस्टर को दिया कि आप जो है प्रोटेस्ट करते रहे। इससे भी मनोबल जो है बढ़ा और दोनों का रिलेशन जो है ईरान और यूएसए का आप कह सकते हैं खराब हुआ।
उसके बाद फरवरी 26 में जो है वेरियस जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स, चाहे वो ओमान के थ्रू हो, टर्की के थ्रू हो, ये सारे जो भी नेगोशिएशन बैक चैनल से हो रहे थे वो फेल हुआ। और वहां पर जो है इवन 2 दिन पहले जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल गए, ऑल्दो इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि इससे कोई संबंध मिडिल ईस्ट का था, लेकिन मतलब एक संयोग कह सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी 2 दिन पूर्व जो है इजराइल में वहां गए, 2 दिन के बाद ही ये हुआ है। ठीक है, तो और ऑपरेशन जो इपिक फ्यूरी है जो है 28 फरवरी को जो है लॉन्च होता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका बिगिन होता है। अब देखिए इसमें मेन समस्या कहां पर है, क्या समस्या है? मेन देखिए एक न्यूक्लियर ट्रिगर है। हुआ क्या है कि 2015 में क्या हुआ था, एक ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना था, उसमें ईरान रेडी हो गया था। ईरान को यह दिया गया था कि आप जो इनरिचमेंट है मैक्सिमम 3.67 तक करेंगे, यानी इतना जब इनरिचमेंट रहेगा तब मैक्सिमम यूज कहां हो सकता था, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो सकता था। ठीक है, मिसाइल इतने इनरिचमेंट में नहीं बनता है। लेकिन फिर बीच में 2018 में जो है यूएसए उससे बाहर होता है और ये फिर से जो आप कह सकते हैं ये प्लान जो है जब ये स्टॉप होता है, ईरान फिर से अपना जो न्यूक्लियर मिसाइल्स का काम जो है उसको बढ़ाता है, जो इनरिचमेंट है उसको बढ़ाते रहता है। 2021 तक जो है आपका इस्केलेशन 60% हो गया। और ये डर हमेशा इजराइल को रहा कि अगर जो है न्यूक्लियर कंट्री ईरान हो गया तो उसके अस्तित्व के लिए बहुत जो है खतरनाक है। तो वो चीजें हुआ। आप देखें कि किस तरीके से फरवरी में फिर जो है अटैक भी हुआ, फिर सीज फायर हुआ। उसके बाद पुनः जो है ईरान जो है वो नहीं रुका। ऐसा मतलब यूएसए और इजराइल का कहना है कि फरवरी 2026 तक लगभग 84% इनरिचमेंट ईरान के द्वारा कर लिया गया है। अब ये क्या है कि लगभग 90%, मतलब 1 से 2 सप्ताह में जो है ईरान उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा जहां पर कि वह खुद से जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स बना सकता है। अब जितना भी डिप्लोमेटिक चैनल से हुआ वो सफल नहीं हुआ। यूएस का हमेशा डिमांड रहा कि जीरो इनरिचमेंट की इनरिचमेंट आप बंद कीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो साइट है बंद कीजिए। ठीक है, अब जो है ईरान जबकि क्या कहता है कि ईरान का कहना है कि वो एनपीटी का सिग्नेटरी है। ये एनपीटी बोलते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन का ट्रीटी है, कि उसमें कहता है कि शांतिपूर्वक पीसफुल यूज के लिए वो इनरिच कर सकता है। और वो जो अभी इनरिचमेंट कर रहा है वो पीसफुल पर्पस के लिए कर रहा है, और वो न्यूक्लियर के लिए मिसाइल जो है नहीं कर रहा। और 84% का जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो रॉन्ग है। ये चीज ईरान का पक्ष रखा जाता है। आपको पता है स्नैपचैट जो सैंक्शंस यूएन के द्वारा लगाया गया, ये हम लास्ट में चर्चा किए, जिसके कारण इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गया। तो आपको यह लगेगा कि क्या अभी अचानक क्या होगा कि अचानक फाइट हो गया। देखिए पहले क्या होता था ना कि छोटे छोटे फाइट्स होते थे। वो ईरान ने क्या किया है, वेरियस प्रोक्सी बना के रखे थे, जैसे कि अब हमास है, हिजबुल्लाह है आपका, उसके बाद सऊदी है येमेन में। ठीक है, हिजबुल्लाह आपका है। ये सारे क्या हुआ ना कि पिछले जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें हमास का जो लीडरशिप है, आप कह सकते हैं मेन जो लीडर्स थे वो मारे गए। तो वहां पर जो भी मेन लीडरशिप था वो डिसमेंटल हुआ। साथ ही हिजबुल्लाह भी जो कह सकते हैं अब बहुत कमजोर हो चुका है। जो भी उसके पास मिसाइल्स वगैरह थे वो बहुत कम हो गया है। इसके भी मेन लीडर्स जो है मारे गए। हौतीज का भी कैपेबिलिटी बहुत कम कर दिया गया। यानी जो प्रॉक्सी था, पहले क्या होता था कि अगर इजराइल से फाइट करना है तो डायरेक्ट ईरान फाइट नहीं करता था, इसके जो प्रॉक्सी है, ठीक है, वो फाइट करते थे। अब इनका वो कैपेसिटी नहीं रहा, यानी पूर्व के इसकी स्ट्रेटजी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटजी। तो ये अब फेल हो चुका है, क्योंकि प्रॉक्सी अब जो है यूएसए और इजराइल के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ईरान ने जो अपना बफर जोन है वो अब लूज कर चुका है। इसीलिए अब वो संभव नहीं था कि कन्वेंशनल जो वार है उसको अब रोका अधिक नहीं जा सकता। इसीलिए जो है ये अभी फाइट हुआ। अब देखिए होगा क्या क्या, अब देखिए कि चैलेंजेस क्या क्या है। ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है 2 माइल से लगभग शिपिंग लेन मात्र है। लंबाई अगर आप लेंथ देखिएगा तो 21 माइल्स जो है आपका वाइड है। यहां पर क्या सारे आपको पता है जितना भी ऑयल्स के आपका जितना भी पूरा वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है, तेल है, वो यहाँ पर पर्शियन गल्फ के अप्रोक्स है। ठीक है, पूरे दुनिया का 30% एलएनजी। आपको पता है कि तेल और गैस जो है इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर जो ये अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो पूरा आप कह सकते हैं सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा। फिर जब तेल दूसरे कंट्री को नहीं जाएगा तो वहां महंगाई बढ़ेगा, ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब क्या होगा कि अभी देखिए डोमिनो इफेक्ट इसका क्या क्या हो सकता है। तेल का दाम जो है अचानक आपका 150 से 200 जो डॉलर है पर बैरल जो है बढ़ सकता है। उसके कारण क्या होगा, आपको ग्लोबल रिसेशन जो है ट्रिगर कर सकता है, सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकता है। इंडिया का जैसे जो है लगभग ऐसा हो सकता है अनुमानित कि $10 जो है आपका जो है प्राइस जो है आप जो है बढ़ सकता है। लगभग 12 से 15 जो बिलियन है उसका नुकसान हो सकता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कंटिन्यू रहता, तो ऐसा एक्सपेक्टेड में से है। अभी देखिए कि हो क्या रहा है न्यू जो पॉलिटिकल, अगर फाउटलैंड की बात कीजिएगा, ईरान को सपोर्ट देखिए इनडायरेक्टली किसके द्वारा मिल रहा है, रसिया और जो है चाइना के द्वारा। ये कहा जाता है कि रसिया और जो चाइना के द्वारा जो है आर्म्स भी जो है सप्लाई किया जाता है, या अदर जो कह सकते हैं जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये चीज है। गल्फ में क्या होता है कि अब क्या होता है ना कि पहले जो भी जो गल्फ के नेशंस थे, पहले यूएस का बहुत सारा साइट था, अब इस रिटेलिएशन के बाद जो है उनको अब डर रहेगा कि हम यूएस के साथ रहे, क्योंकि अब वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आज का स्ट्रेटेजिक, अब उसके कारण क्या होगा, पोलराइजेशन जो है वो बढ़ सकता है। यूएस भी अब इसमें खिंचा गया है, इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि यूएस के जो मिलिट्री बेस थे उस पर भी अटैक हो गया। और उसके कारण होगा कि जैसे पहले यूएस का फोकस जो है इंडो पैसिफिक पर था, जहां की चाइना का जो है कह सकते हैं इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था। तो अब जो है अमेरिका, अब ये जो मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ उसमें आपका जो है आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ क्या है ना, हर कंट्री का देखिए अपना 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 एक इशू है, पहले वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए यूएसए का इंटरेस्ट क्या है, यूएसए का इंटरेस्ट इसमें क्या रहेगा ना कि ईरान जो है सबसे पहले क्या करे, जो इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का वो उसको रोके। ठीक है, तो ये है, आपको पता है कि एक्टिव एग्रेसर भी है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टार्ट अभी हुआ, इजराइल भी सेम चीज चाह रहा कि जो है इनरिचमेंट जो है वो रुके। अब देखिए लेकिन अलग अलग कंट्री, ईरान का क्या इसमें है, ईरान चाहता है कि जो रिजीम वहां पर है वो मतलब वो सरवाइव करे, जो अभी सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह खमानी है वो अपना रिजीम चाहेंगे कि ये रहे, प्लस ये चाहेगा कि न्यूक्लियर जो है हमारा डिटरेंस बनाने में सफल रहे हम, तो कि वो हम अपना मिसाइल बना सके और डिटरेंस के रूप में जो है ये काम करे। रीजनल जो प्रभाव है वो ईरान चाहता है कि उसका बना हुआ रहे। सऊदी को क्या दिक्कत है, देखिए सऊदी क्या है कि ईरान से डरता भी है, प्लस जो है लेकिन वो साथ ही क्या है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहता है। नहीं तो अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा तो उसका भी इकोनॉमिक जो है आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब होगा। तो ये है यूएई बहरीन जो रिलेटिवली छोटे कंट्री हैं वो भी ईरान से कह सकते हैं फियर करते हैं, प्लस वो भी चाहते हैं कि इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी रहे, प्लस उनका जो है अलायंस जो है वो यूएस के साथ है। रसिया क्या चाहता है, रसिया देखिए यूएस का जो हेजमोनी है उसको वो चाहता है कि अपोज करना। ठीक है, प्लस जो है वहां से जो तेल है ईरान का उससे जो है वो आपका ये जो अब यहाँ का तेल अगर कह सकते हैं कि महंगा होगा तो रसिया का तेल जो है प्राइस जो है वो कम पर रहेगा, तो इसका डिमांड बढ़ेगा। तो रसिया का ये एक फायदा जो है यहाँ पर हो सकता है। चाइना को क्या दिक्कत है, चाइना देखिए एक तो यूएस के हेजिमेनी को रोकता है, प्लस वो ईरान का जो तेल है, ईरानियन जो ऑयल है उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो ये चीज है। उसके बाद जो अलग जो ग्रुप है हाउती जैसे है वो प्रोक्सी वॉर में शामिल था। टर्की क्या है, टर्की ऑल द वो नाटो का मेंबर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, वो हमेशा जो है पीसफुल जो है सॉल्यूशन चाहता है और पीस चाहता है। ये उसमें इंडिया जैसे कंट्री का क्या इंटरेस्ट है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है रहे, इंडिया का जो है डायस्पोरा यहाँ पर बहुत है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। तो ये कुछ चीजें जो है यहाँ पर है। हम लोग स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो क्या है, इंडिया जो है लगभग 85% जो है आपका तेल जो है वहां से आपके पूरे वर्ल्ड से जो है कह सकते हैं इंपोर्ट करता है। उसमें लगभग 50% जो है आपका वहां से आता है, पर्शियन गल्फ से आता है। तो ये जो है आपका बहुत बड़ा इशू रहेगा अगर वहां किसी प्रकार से ये जो है इसकालेट होता है, तो वो चीज रहेगा। और लगभग 60% जो आप कह सकते हैं नेचुरल गैस जो है वो भी आपका इंपोर्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो वो प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस जो है आपका इंडिया के पास जो है उसमें रहेगा। उसके कारण महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो समझ ही सकते हैं हर तरीके की समस्याएं होगी, बेरोजगारी, ले ऑफ, बहुत तरीके की समस्याएं हो जाएगी। आप समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, साथ ही वहां पर लगभग 10 मिलियन जो है रीजन में जो है डायस्पोरा यानी इंडिया के लोग जो वहां पर काम करते हैं, तो उनका
उनको जो है वहां से सुरक्षित निकालने का इशू हो सकता है, प्लस वहां से जो रिमिटेंस आते हैं उसमें कमी आ सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इंडिया के सामने रहेंगे। इजराइल के साथ अगर देखा जाएगा तो इजराइल जो है इंडिया का जो है नंबर 2 सप्लायर है। तो ये भी जो है अगर, क्योंकि इजराइल खुद कॉन्फ्लिक्ट में भी है। उसके बाद रिमिटेंस जैसा कि बताया लगभग 40 बिलियन पर ईयर आता है, तो ये भी है। कनेक्टिविटी का इशू, आपको पता है कि इंडिया जो है चाबहार के और प्लस जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से सेंट्रल एशिया में एसेस करना चाहता है, तो वहां पर समस्या आ सकता है। उसी के द्वारा जो है अमेरिका के द्वारा एक ये बनाया गया है जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या होता है कि आपका जो वेरियस कंट्री है जैसे कि यूएई है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल होते हुए यूरोप तक कनेक्ट होता है। तो ये क्योंकि इजराइल अब खुद कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा तो ये भी आपका रूट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका होगा, प्लस डिफेंस इंडस्ट्री जो है आप कह सकते हैं वो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इजराइल से अभी भी जो डील हुआ है 2 दिन पहले, वहां भी आप देखे होंगे वेरियस जो है डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स का परचेजिंग की बात है, चाहे वो आप यूए भी हो या आप कह सकते हैं एयर वार्निंग सिस्टम जो है सिस्टम है वो है। तो इजराइल से जो है आप कह सकते हैं जो हम लोगों का डिफेंस का जो सप्लाई है वो जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब चैलेंजेस जो है आपका उसमें रहेगा। और जो 85% जो तेल है ये आपको पता है इंपोर्ट करता है 50%, तो आप 60% तेल वाला भी आपसे चर्चा किए, ये सारा चीज जो है आपका रहेगा। अब ब्लॉकेड होगा तो सप्लाई का क्रंच होगा, उसमें तेल बढ़ेगा, फिर जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रुपीज का डिप्रिसिएशन होगा, यानी डॉलर जो है फिर मजबूत होगा और उसके कारण हमको इंपोर्ट और कॉस्टली पड़ेगा, तो सारा फिजिकल डेफिसिट वगैरह फिर से बढ़ेगा और ये इंडिया के लिए चैलेंजेस पेश करेगा। डायस्पोरा का भी चैलेंज आपके पास रहेगा कि इवोक्यूट करना वहां से लगभग 10 मिलियन लोगों को, यह भी जो है क्योंकि इतने जो फैटल बार में यह भी जो है चैलेंज रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क रहेगा क्योंकि आप लगभग 40 बिलियन डॉलर जो है वहां से आता है, तो ऐसे समय में आपको दिक्कत रहेगा, वहां से नहीं आएगा। कनेक्टिविटी का इशू हम आपको बताए, देखिए 2 तरीके का इशू है। इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ साउथ जो आपका कॉरिडोर है, तो ये आप देखिए जो रेड लाइन से है ये इस तरीके, अब ये ईरान यहाँ खुद जो है इंगेज हो गया, तो आप ये कैस्पियन सी होते हुए आपका रूस तक जा रहा था, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा जो IMEC है, ठीक है, जो अभी आपसे चर्चा किए कि किस तरीके से यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल होते हुए ये जो यूरोप तक जाएगा, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि इजराइल शामिल हो गया है उसमें। तो ये दोनों जो कह सकते हैं सेंट्रल एशिया तक का जो रूट है हम लोगों का, प्लस जो वेस्ट तक यूरोप तक का रूट है वो डिस्टर्ब रहेगा, तो उससे कारण भी सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब होगा। अब देखिए दिक्कत क्या होगा, इंडिया के साथ स्थिति क्या है। इंडिया को प्रेशर पड़ेगा यूएस से, क्योंकि ये जो है यूएस के साथ जो है इंडिया क्वाड का मेंबर है, तो इसमें एक्सपेक्ट करेगा यूएसए कि इंडिया जो है सपोर्ट करे। साथ ही इजराइल हमेशा से कह सकते हैं कि सप्लायर्स है डिफेंस में, इवन की ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप देखें कि किस तरीके से जो है डिफेंस सिस्टम जो है वो सपोर्ट किया इंडिया को। तो ये सारी, उसके बाद कारगिल का जो वार हुआ था वहां भी जो है इजराइल के द्वारा सपोर्ट किया गया था, इंटेलिजेंस जो है वो भी सपोर्ट किया। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है इंडिया से रहेगा। लेकिन वहीं दूसरे तरफ क्या है, ईरान के साथ जो है सेंट्रल एशिया का कह सकते हैं जो रास्ता है चाबहार होते हुए, वो एक इशू है। वहां पर जो है ह्यूज नंबर ऑफ जो डायस्पोरा है वो है, तो एनर्जी और उसके लिए जो है इंडिया डिपेंडेंट है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समय है कि इंडिया को बहुत ही सोच समझ के न्यूट्रलिटी के साथ जो है अपना जो नेशनल इंटरेस्ट में जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो एक्शन लेने का समय रहेगा। तत्काल इंडिया क्या कर सकता है, शॉर्ट समय में देखिए कि सबसे पहले क्या है कि जो पेट्रोलियम रिजर्व है कम से कम 12 से 15 दिन का वो रिजर्व रहना चाहिए। जितने भी लोग वहां पर अभी ट्रैप होंगे उस जगह पर उसको नेवल इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है उसके माध्यम से उनको खाली किया जाना चाहिए, या सेफ जगह पर जो है जाएं जो भी वहाँ। RBI को तुरंत जो है, क्योंकि आपको पता है कि रुपीज जब डिप्रिसिएट करेगा तो डॉलर और रुपीज का जो अचानक जो है कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशन होगा, तो RBI को वो इंटरवेन करके स्टेबल करने का कोशिश करना पड़ेगा शॉर्ट समय में। मीडियम टर्म में क्या है, ये हमेशा जो है आप जो है अपने डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तेल जो है अदर प्लेसेस से डिपेंडेंसी जो है आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट से घटाना पड़ेगा। वेस्ट अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला, इन सब जगह से अधिक करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो चाबहार का इशू है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ चला गया है, तो उसको जो है ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट के माध्यम से जो है बचाना पड़ेगा, ताकि जो कह सकते हैं सेंट्रल एशिया का जो एसेस है वो बचा हुआ रहे।
तो ये जो चीज़ है उसके बाद, क्योंकि एनर्जी में जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको प्रमोट करना पड़ेगा ताकि कम से कम जो है तेल ये करना पड़े। अभी हम लोग अगर देखें कि फ्यूचर में अभी क्या क्या हो सकता है, ये बिल्कुल जो है एक्सपेक्टेशन के आधार पर है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर जो है क्या ऐसा हो सकता है कि यूएस जो है बहुत आसानी से जीत जाए, इसको नहीं, इसकी संभावना कम है। रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजीम, लेकिन ये संभव है कि रिजीम जो आयतुल्ला खमैनी का है वो कम हो सकता है। और इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो तेल है का दाम है वो मॉडरेटली जो है बढ़ सकता है और फिर वो स्टेबल हो सकता है। अगर ये वार अगर जो है अगर लंबा चलता है तो इसकी संभावना क्या है, हाँ ये मीडियम संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब बीच में इसका जो संभावना है। रिजल्ट क्या होगा, अगर थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा तो क्या होगा, जो चोक पॉइंट्स है हॉर्मुज वो क्लोज होगा, प्लस जो एसिमेट्रिक वार है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा, देखिए तेल क्योंकि इंपोर्ट करता है इंडिया वहां से, तो ह्यूज नुकसान होगा, रिसेशन का कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, रिमिटेंस आपका कोलैप्स करेगा। अगर किसी के नेगोशिएशन से, चाहे वो टर्की हो, ओमान हो, इन सब की मदद से अगर नेगोशिएशन हो जाता है तो उसकी संभावना कितना है, मीडियम, उसकी भी संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल का यूज किया गया है, लेकिन ईरान इस बार एग्री नहीं है। वो हमेशा इस बात को फोर्स कर रहा है कि वो अपना जो इनरिचमेंट है उसको कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि चाइना और रसिया जो है बीच में ब्रोकर की भूमिका जो है वो निभाएं, ठीक है। इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मार्केट स्लोली स्टेबलाइज हो जाएगा, और जो तेल मिडिल ईस्ट से आता है वो अदर जो जगह है वहाँ से जो है इंपोर्ट होने लगेगा। तो ये कुछ संभावित जो चीज़ें हैं ये है, ठीक है। ग्लोबल स्तर पर क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है अभी, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि एनपीटी जो है, नॉन प्रोलिफरेशन का जो ट्रीटी है, उसमें जो सिग्नेटरी कंट्री हैं उनको इन्फोर्सेबल वेरिफिकेशन। होता क्या है कि यूएई जो बॉडी है जो चेक करता है, ईरान बहुत बार सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि कितना इनरिचमेंट है, तो लेकिन इन्फोर्स्ड उसमें वेरिफिकेशन का प्रावधान होना चाहिए, ताकि सही में पता रहे कि वो संबंधित कंट्री के द्वारा जो U-35 का इनरिचमेंट जो है कितना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी रिफॉर्म करके इंडिया जैसे जो कंट्री है उन सभी को भी जो है इंक्लूशन करने का जरूरत है, ताकि ग्लोबल साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन हो। साथ ही जो एनर्जी का आर्किटेक्चर है उसको भी जो है आपका बढ़ाने का जरूरत है, कि ताकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पर, ताकि जो अभी तेल या गैस के कारण जो समस्या पूरा इकोनॉमी और जो कह सकते हैं सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है वो उस पर जो है फोकस कम हो। तो ये सारी चीजें जो है ग्लोबल स्तर पर किए जाने की जरूरत है, ठीक है। ये कुछ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन संभावित है। लास्ट में इसको कंक्लूजन क्या करते हैं कि देखिए ईरान इजराइल जो है इंडिया का जो है किस तरीके से ग्लोबल पावर के रूप में रेट होगा उसका अल्टीमेट टेस्ट है। इसमें किस तरीके के द्वारा इंडिया जो है रिस्पॉन्ड करता है वो बहुत ही मैटर करेगा, क्या इंडिया जो है किस तरीके से अपने आप को ग्लोबल पावर के रूप में जो है स्थापित करता है। ये भी कहा जाता है इंडिया हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंस है आउटकम का वो प्रभावित ना करे, लेकिन इसका जो फॉलोअप है उसको जरूर कर सकता है, और मल्टी जो वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है उसको अपनाने की जरूरत है। तो ये हम शॉर्ट में आपको जो है आपको बताए हैं चीज़ों को। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इस वीडियो के लिंक में आपको ईरान और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है किस तरीके से आप कह सकते हैं 1950s के बाद से बढ़ा है, किस तरीके से रिजीम चेंज में यूएसए का रोल रहा है, यूएसए वहाँ क्या चाहते रहा है, किस तरीके से शुरुआत में ब्रिटेन का कंट्रोल था वहाँ पर ऑयल एक्सकवेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन में, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिका वहाँ पर इन किया, किस तरीके से फिर जो है आयतुल्ला खमैनी जो है वहाँ पर सुप्रीम लीडर बने, क्यों वहाँ के लोग जो है डेमोक्रेसी में के शुरुआत में सपोर्टर में नहीं थे। ये सारी चीज़ें जो है हम एक अलग से वीडियो में बहुत डिटेल से बताए हुए हैं, तो आप उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और उन चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो आप मेरा सेकेंड वीडियो का आप देखिएगा, प्लस ये वीडियो देखिएगा, तो मेरे ख्याल से वो एनएफ कंटेंट हो जाएगा किसी भी क्वेश्चंस को आपको डील करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा और जो है संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्लस किसी भी प्रकार का कमेंट है तो आप जरूर दीजिए, हम लोग आने वाले वीडियो में उसको एकोमोडेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद कीजिए कि जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है जल्द से जल्द खत्म हो, विश्व में जो है शांति बना रहे, रीजनल पीस
और स्टेबिलिटी जो है बना हुआ रहे। तो थैंक यू वेरी मच।